इस नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। और एक बार जल्दी से सभी साथी मुझे कमेंट करके भी बताएंगे अपने हालचाल, आप सभी साथी कैसे हैं। बहुत बहुत शानदार तरीके से मैं आप सभी साथियों का भी दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी। धर्मवीर स्वागत है, काजल रानी स्वागत है, राखी कुमारी स्वागत है, दीपेंद्र स्वागत है, उमा शंकर लोधी राजपूत स्वागत है, अंशिका मोरा, ठीक है भाई। सभी साथियों का भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शानदार तरीके से स्वागत है, ठीक है जी। ओके, तो भी साथी भी मैं टॉपिक को भी कंटिन्यू करूंगा बहुत प्रेम के साथ, ठीक है जी। जल्दी से एक बार बताएंगे भी मुझे अपने हाल चाल, ठीक है। और साथी भी मैं आपको एक छोटी सी पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है, ताकि भी आपको किसी भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, ठीक है जी। एक बार जल्दी से भी क्लास से जुड़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है भाई। अभी देखो क्रैश कोर्स से भी आप कोई भी लापरवाही मत करना क्रैश कोर्स में, क्योंकि भाई देखो मैं आपको बताऊँ ईमानदारी से, यही आपके पास एक अंतिम मौका होगा, वरना शायद आप फिर बाद में पछताओगे। क्योंकि मैं मानता हूँ इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं मिलेगा फिजिक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने का, ठीक है भाई। इसके बाद शायद आपको मौका नहीं मिल पाएगा किसी भी सब्जेक्ट को बहुत शानदार तरीके से पढ़ने का, ठीक है। कभी आप बाद में कहो सर जी हम ये नहीं कर पाए थे, हम वो नहीं कर पाए थे, तो फिर बेटा बाद में पछताओगे और कुछ नहीं रहेगा पछताने के अलावा, ठीक है जी भैया। ठीक है भी महोदय जी, लोडन है जी साथी भाई। ये देखो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भी एक बार, ठीक है। मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ जी, सुनना ध्यान से, ठीक है। डन है जी, ओके, ठीक है, समझो भाई। जैथरा एटा मीटअप साथी सबसे पहले मैं आ रहा हूँ जी, देखो 30 नवंबर को भी मैं आ रहा हूँ एटा। ध्यान से भी समझ लेना मेरी बात को, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को भाई। 30 नवंबर को मैं आ रहा हूँ एटा, ठीक है। और पहले मैं आऊँगा जैथरा, है ना, और गुरुकुल लाइब्रेरी दरियाबगंज रोड निकट जिज्ञासा फर्नीचर, ठीक है भाई। हाँ, गुरुकुल लाइब्रेरी दरियाबगंज रोड निकट जिज्ञासा फर्नीचर, है ना, ये जैथरा एटा, ओके। और मैं यहाँ पहुँचूंगा सुबह 10 बजे। मैं यहाँ पहुँचूंगा भी कितने बजे, सुबह 10 बजे। और बीएसटी पब्लिक स्कूल नियर महिंद्रा एजेंसी बिरमपुर एटा, ठीक है भाई। ये साथी मैं पहुँचूंगा दूसरी जगह पर, ठीक है, यानी कि एटा की 2 लोकेशन पर मैं पहुँचने वाला हूँ, पहले यहाँ पर और फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर, ठीक है जी। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो भी मैं आपको बता दूं, अभी अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं, ठीक है भाई। डन है जी भैया, देखो। चलो भाई स्टार्टिंग करते हैं टॉपिक की, सुनिएगा भाई ध्यान से जी भाई। एक बार जुड़ जाओ पहले जल्दी से एक बार सभी साथी, ठीक है। डन है जी, हाँ, ठीक है जी। सर कैप्सूल क्रैश सोर्स हम कितने नंबर ला सकते हैं, देखो बेटा 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत और पेपर के लेवल पर। अगर आपकी मेहनत और पेपर का लेवल अच्छा रहा, यानी कि मैं बोलूँगा आपकी मेहनत बहुत अच्छी रही और एक आपके पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा, तो आपके फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ 70 में से 65, यानी कि 50 से 65 नंबर तक आ जाएंगे। और अगर पेपर बहुत टफ भी रहा तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बट आपकी मेहनत में कहीं कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करने के एकदम दमदार व्यक्ति है ना, तो भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आप इस क्रैश कोर्स के दम पर ही फिजिक्स में आप 50 से 65 नंबर तक स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में 50 से 65 स्कोर तक आप बहुत आसानी से कर जाएंगे केवल क्रैश कोर्स के दम पर, ठीक है जी। हाँ, इसके बाद भी साथी हम जो पेपर वगैरह सॉल्व करवाएंगे भी, पेपर वगैरह सॉल्व करवाएंगे तो भी उसका आप सोचेंगे, ठीक है। बाकी भी प्लान चल रहा है, मैं बना रहा हूँ प्लान, ठीक है, पेपर के सॉल्यूशन वाले कुछ चीज़ों का, ठीक है जी। यानी कि कुछ ऐसा जो अभी तक ना हुआ हो, ठीक है। यानी कि भी कुछ ऐसा जो अब तक ऐसा नहीं हुआ हो, है ना, अब तक ऐसा शायद यूपी बोर्ड के इतिहास में अब तक शायद ऐसा ना हुआ हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ों का प्लान मैं बना रहा हूँ। जैसे ही प्लान बन जाएगा तो अविनाश भैया से हरी झंडी लेने की परमिशन होगी, यानी कि अविनाश भैया को हरी झंडी, अविनाश भैया उस चीज़ को हरी झंडी देंगे और फाइनल मोहर लगेगी फिर किसकी, अंकित भैया की, ठीक है जी। हाँ, कभी भी कुछ प्लान बनता है तो पहले अविनाश भैया की हरी झंडी की आवश्यकता होती है। बोलते हैं ना जैसे एक नई ट्रेन लॉन्च करते तो उसकी हरी झंडी की आवश्यकता होती है, तो हरी झंडी मिलेगी अविनाश भैया से और फाइनल मोहर लगेगी अंकित भैया से और फिर फाइनल, ठीक है। डन है जी, हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम जी, डन है जी, ओके। अब इस प्रकार से भी हमारा प्लान चल रहा है, मैं आपको बहुत जल्दी ही उसका अवगत कराऊंगा, ठीक है। चलो चलो भी साथ ध्यान से सुनना, ठीक है जी। सुनो भाई, देखो स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, ठीक है भाई। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, देखो भाई हमने भी आप सभी को पढ़ा रखा है जी, 2 आवेशों के बीच में स्थिर वैद्युत बल लगता है, यानी कि 2 आवेशों के बीच में वैद्युत बल लगता है। और ऐसी कोई भी वस्तु,
ठीक है भी, ऐसी कोई भी वस्तु जिनका द्रव्यमान होता है उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये बात साथी आप सभी को भी पता है, ध्यान रख लीजिएगा भी। मैंने कहा ठीक है भी महोदय जी, लो ठीक है, डन है। अच्छा, यानी कि सर जी आपको भी एक बात बताऊं मैं कि अगर दो आवेशित वस्तु हैं तो सर जी सीधी सीधी बात है, उनका द्रव्यमान भी होगा और सर जी उनका उन पर आवेश भी होगा। तो सर जी जब आवेश होगा तो मैं बोलूंगा जी उनके बीच में वैद्युत बल लगेगा। हाँ सर, सही बात बोल रहे हो जी आप, जब आवेश है तो वैद्युत बल लगेगा, है ना। और सर जी जब इनका द्रव्यमान है तो भैया जी इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। सर जी जब द्रव्यमान है तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। भी देखो यहाँ पर भी मैं बोलूंगा जी आवेशित वस्तु Q1 और सर जी इस पर आवेश कितना Q2। मैंने कहा ठीक है जी, इसका द्रव्यमान कितना भी M1 और महोदय जी इसका द्रव्यमान कितना भी M2। ठीक है, तो यानी कि सर जी दो आवेशित वस्तु के बीच में क्या लगता है, वैद्युत बल लगता है, और दो द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसका भी मतलब मैं बोलूंगा, साथी ध्यान से समझ लीजिए, डन है जी, ओके जी। ठीक है, डन है। अच्छा, यानी कि भैया जी दो आवेशित वस्तुओं के बीच में वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों लगते हैं। यानी कि सर हमने एक बात बोली कि सर जी दो आवेशों के बीच में वैद्युत बल लगता है, हाँ जी सही बात है। और सर जी दो द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जी भैया सही बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूं सर जी आवेशित वस्तु की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, डन है जी, ओके। और सर जी इनका द्रव्यमान भी है, मैंने कहा ठीक है जी, ओके। यानी कि सर जी आवेश भी है, द्रव्यमान भी है, तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा और सर जी इनके बीच में वैद्युत बल भी लगेगा। ठीक है, यही बात मैं बोल रहा था जी, ओके। अभी यहाँ पर कुछ कंडीशंस आप पढ़ लीजिएगा। सर जी कुछ कंडीशंस क्या होंगी, देखो वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों दूरी के वर्ग के, है ना, दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। अब तुम कहोगे भैया जी कैसे, बेटा मेरी बात को फील करेगा जी, जैसे मैं बताऊं वैसे। ठीक है भाई, जैसे मैं बताऊं भाई वैसे। ठीक है जी, देखो सर आप लिखेंगे जी दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच में देखो जी बल, यानी कि भी मैं बोलूंगा गुरुत्वाकर्षण बल Fe अनुक्रमानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और भैया जी बट्टे में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है भाई, बट्टे में भैया जी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, है ना, यानी कि दूरी का वर्ग। यानी कि सर जी वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मैंने कहा ठीक है जी सर जी। और मैं बोलूंगा जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, सर जी गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा ना वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बट्टे में भैया जी दूरी का वर्ग, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि महोदय जी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आप मेरी इस बात से सहमत हैं? जल्दी बताओ। जल्दी बताएंगे भी भाई साहब, बताएंगे जल्दी से, डन है जी। भाई क्या आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रॉपर? भाई क्या आपको पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है? भाई यस और नो बताएंगे जल्दी से। भाई महोदय जी क्या भी आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे रहा है? एक सेकंड वेट करिएगा भाई। अभी आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे रहा है? हाँ तो बताएंगे जल्दी से। हाँ पूरा दिखाई दे रहा है जी, ठीक है भाई, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। एक सेकंड बस वेट करिएगा। ठीक है, ओके जी, आपको पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, डन, ओके ओके, समझो। मैंने कहा ठीक है महोदय जी, सुनो। यानी कि सर जी इन दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छी बात भैया। अगर यहां पर आप भैया जी यहां पर आप इस अनुक्रमानुपाती सिंबल को हटाते हैं तो सर जी सोचो भी क्या आएगा। सर जी अगर आप इन दोनों देखो, आप भी अगर अनुक्रमानुपाती सिंबल को हटाते हैं तो सर जी क्या आएगा, बताओ, सोचो भी एक बार। बताएंगे भी, सोचो महोदय जी जल्दी से सोचो भी। सर जी सोचो तो भी देखना जी भैया, अगर मैं यहाँ से ये एक ऐसे करके भी अनुक्रमानुपाती सिंबल को भी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा भी। मैंने कहा ठीक है, और यानी कि भी अब ध्यान से सुन लीजिएगा भी, देखो Q1 Q2 बट्टे साथ ही आप लिख दीजिएगा भी कितना भी R²। मैंने कहा ठीक है जी, लो महोदय जी डन। यानी कि भी आप देखो भी ध्यान से समझ लीजिएगा भी, देखो Fe इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट Q1 Q2 बट्टे भी आप लिख देंगे R²। मैंने कहा भी महोदय जी ठीक है, डन। अब भी देखो भी आप यहाँ पर ध्यान से सुनना जी मेरी बात को, ठीक है, सुनो। सर यहाँ पर भी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, देखो भी अनुक्रमानुपाती की जगह बराबर सर जी ये क्या होगा भी हमारा जी कांस्टेंट और M1 M2 बटे R²। ठीक है, ओके, अच्छी बात है सर। तो भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यानी कि सर जी Fg इज इक्वल टू 1 अपॉन, सुनो, Fg इज इक्वल टू जी M1 M2 बटे R²। ठीक है, यानी कि सर जी Fg इज इक्वल टू जी M1 M2 बटे R²। ठीक है, डन है जी, ओके भी महोदय जी, ठीक है, क्लियर है जी।
बताएंगे भी साथी, क्लियर जी, धन्यवाद, डन है जी, ओके है ना, ओके। अब सुनो भी ध्यान से साथी। यानी कि साथी एक बात भी आप फील कर लीजिएगा, मैंने कहा भी ठीक है सर जी, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि सर जी दोनों ही है ना, देखो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स भी और साथ ही मैं बोलूंगा जी ग्रेविटेशनल फोर्स भी। ठीक है जी, ओके डन है, ओके जी। कुछ रॉन्ग हो गया बेटा, क्या रॉन्ग हो गया महोदय जी, बताएंगे भी साथी, बेटा क्या रॉन्ग हो गया जी बताओ। बेटा ठीक है सब कुछ, यहाँ पर आपने अनुक्रमानुपाती सिंबल की जगह एक कांस्टेंट लिया जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है जी बेटा, हाँ इसके चलो मैं मान भी लिख देता हूँ आप सभी के सामने भी। भैया जो सुनो बेटा, महोदय जी आप लिखेंगे सर जी जीव इज इक्वल टू होता है जी 6.67 मल्टीप्लाई भैया जी 10⁻⁻ का भी 11 लिख देंगे। मैंने कहा ठीक है सर जी, ओके। तो इतनी बात भी हमको बहुत प्रेम के साथ समझ में आई है। ठीक है जी, प्रेम बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो सर जी आप लिखेंगे जी, देखो भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है भैया जी, ओके। ठीक है महोदय जी, डन। यानी कि सर जी जी का मान है कितना 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और सर जी यहाँ पर आप लिखेंगे जी के कितना, भैया महोदय जी सुनो भाई, के स्मॉल के इज इक्वल टू 1/4πε0 के लिखेंगे जी, है ना, एप्सिलॉन नॉट ओनली। और ये किसके लिए जी, ये वायु या निर्वात के लिए है ना, जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो तब के लिए भैया वाला फॉर्मूला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर महोदय जी आप लिख देंगे कितना कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, डन है जी, ओके। तो यानी कि भी आपने एक ही पेज पर बहुत सारी चीजों को भी मैनेज कर दिया है बहुत शानदार तरीके से भी। मैंने कहा ठीक है जी, देखो भाई वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ओके। अब ध्यान से सुन लीजिएगा भैया, वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, क्योंकि सर जी आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल काम कर सकते हैं। आवेशों के बीच में आकर्षण बल भी काम कर सकता है, आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल भी काम कर सकता है। लेकिन सुनो, गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण की प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण की प्रकृति का होता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि सर जी दो द्रव्यमानों के बीच में हमेशा आकर्षण बल काम करता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है डन है बेटा, लगातार कट को भी पेस्ट मत करो। पैनल में प्रॉब्लम थी वो सारी सॉर्ट आउट करा देंगे, पक्की बात है। ठीक है जी, हाँ वो सारी सॉर्ट आउट करा देंगे, पीडीएफ अपलोड होने का, क्लास अपलोड होने का, वो सारी चीजें हम बिल्कुल करा देंगे। पैनल में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। सुनो जी, अब सुनो भैया, वैद्युत बल जो होता है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। महोदय जी आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा, वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक भाई साहब, भैया जी वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर मैं बात करूं सर जी दो प्रोटोनों के बीच में, ए भाई साहब ध्यान सुनना जी भैया, अगर महोदय जी मैं बात करूं सर जी किसके बीच में जी, दो प्रोटोनों के बीच में, ये बात को समझिएगा सर जी, दो प्रोटोनों के बीच की अगर मैं बात करूं तो सर सुनो जी क्या होगा। सर दो प्रोटोनों के बीच में जो लगने वाला बल है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना ज्यादा है। दो प्रोटोनों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना ज्यादा है। कितना बोलेंगे साथी, 10⁻36 गुना ज्यादा है। ठीक है महोदय जी, डन है, ओके। और मैं बोलूंगा सर जी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना ज्यादा है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, पेपर में बहुत कमी के साथ पूछेगा। हाँ ये तीनों प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे। ठीक है डन है जी, ओके। सर जी चैप्टर 19 है मेरी किताब में बेटा, घनचक्कर घंटाब देगा तुमने खींच के। ठीक है, अगर तुमको यही नहीं पता अब तक कि कितने चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है तो तुमने घंटा पढ़ा क्या बे। मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी में टोटल 14 चैप्टर है। इस बार कमेंट मत करना, हरेंद्र यादव साहब बोल रहा हूं बेटा। चलो मैं गुस्सा नहीं करता, वैसे आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं जी। सुनो भैया, अब मैं बात करूंगा सर जी आवेशों के वितरण की। सर जी आवेश का वितरण क्या होता है, देखो जी जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेश का जो वितरण होता है उसी को हम आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि सर जी जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो आवेश का उस वस्तु पर वितरण हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं आवेश का वितरण। यानी कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो आवेश उस वस्तु के, है ना, यानी कि आवेश वितरित होता है, उसको हम बोलते हैं आवेश का वितरण। लेकिन सर जी आवेश का वितरण दो प्रकार से हो सकता है, या तो आवेश का वितरण उस वस्तु के सरफेस पर या उसके आयतन में एक समान रूप से होगा, या फिर मैं बोलूंगा जी असमान रूप से होगा।
अगर समान रूप से हो तो मैं बोलूंगा जी एक समान आवेश वितरण हुआ है, और अगर समान रूप से नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा जी असमान रूप से वितरण हुआ है। आप समझेंगे, देखो भाई महोदय जी आप लिखेंगे, देखो जी क्या भी आवेश का वितरण, देखो जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेश उसकी सतह या उसके आयतन में, ठीक है महोदय जी, आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा भी, आवेश उसकी सतह या भी उसके आयतन में, ठीक है भी, आवेश उसकी सतह पर या फिर उसके आयतन में, ठीक है, डन है, ओके जी, वितरित हो जाता है, जिसे हम आवेश का वितरण कहते हैं। यानी कि सोचो साथी ध्यान से भी, मैंने बोला देखो जी ऐसे, भी फील कर लीजिएगा ध्यान से साथी भी, मैंने कहा ठीक है महोदय जी, देखो सुनना ध्यान से, ठीक है, ओके। तो जी आवेश का वितरण भी दो प्रकार से होता है, ध्यान से सुनना जी, मैंने कहा ठीक सर जी, सपोज करो भी एक हमारा ऐसे एक गोला है, फिर मैंने इसको आवेशित किया, सर जी आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से, अभी मैं एक समान की बात नहीं कर रहा, ठीक है भी, ओके, सर जी आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो गया, भी मैंने बोला सर जी ये क्या है, आवेश का वितरण, इसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, ये है सर जी आवेश का वितरण। बात समझ में अभी क्लियर है जी, यानी कि भाई इसको मैं बोल दूंगा भी आवेश का वितरण, ठीक है, डन। अच्छा सर अगर मैं एक गोले की बात करूं ऐसे, ठीक है, ओके, और सर जी मैं इस वस्तु को आवेशित करूं और सर जी आवेश इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो गया, ठीक सर जी, आवेश इसके आयतन में वितरित हो गया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा जी बताओ भाई इसको क्या बोलूंगा सर जी, आवेश का यहां पर हुआ है वितरण, ठीक है, डन है जी, ओके। अब यस और नो डन है जी, यानी कि भैया जी आवेश का सर जी क्या हुआ भी, यहां पर वितरण हुआ, मैंने कहा ठीक है ओके सर, आवेश का वितरण दो प्रकार से होगा, सर जी आवेश का वितरण दो प्रकार से होगा, एक तो एक समान रूप से और एक असमान रूप से, ठीक है भी महोदय जी सुनो, देखो भी अब मैं बोलूंगा देखो ऐसा करके, यानी देखो भी ए इस प्रकार से, सपोज करो भी मैंने बोला भैया जी एक सरफेस, ठीक है भी सरफेस, ठीक है, ओके, सर जी मैंने इस वस्तु को आवेशित किया और सर जी आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया, तो मैं बोलूंगा जी उसको एक समान आवेश वितरण, और सर जी अगर आवेश असमान रूप से वितरित हुआ है तो भी मैं उसको बोलूंगा जी असमान आवेश वितरण, ठीक है, एक समान आवेश वितरण और असमान आवेश वितरण। सपोज करो भी मैं बोलूंगा जी देखो ऐसे, ध्यान से सुन लीजिएगा भी महोदय जी, सुनो भी ए इस प्रकार से मानो जी, ए ऐसे, चलो मैं यहाँ पर इधर लेता हूँ, देखो जी आपने भैया बोला जी देखो यहाँ पर आवेश वितरण, यहाँ पर आवेश ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ पर आवेश बहुत, और यहाँ पर ऐसे, यानी कि सर जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर आवेश का वितरण उसके पृष्ठ पर या उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हुआ है, मैंने कहा ठीक है जी, यानी सर इसको हम बोलेंगे एक समान आवेश वितरण। लेकिन सर जी आवेश यहाँ पर एक समान रूप से वितरित नहीं हुआ, इसको मैं बोलूंगा जी असमान आवेश वितरण, ठीक है, डन, ओके भाई सब ध्यान से समझ लीजिएगा, डन है जी, ओके। अब देखो भी यहाँ पर सर जी सतत आवेश वितरण, ना सतत आवेश वितरण, यानी कि जब आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसको हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण, और जब आवेश का वितरण एक समान रूप से ना हो तो उसको हम बोलते हैं असतत आवेश वितरण, ठीक है, डन है जी, ओके जी महोदय जी, ठीक है भाई, मैंने आपको भी साफ और सिंपल शब्दों में बोला था कि बेटा फिजिक्स के सिलेबस में 45 की जगह 50 दिन भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन बेटा इस बार कमेंट मत करना 10 जनवरी, है ना, 10 की जगह 15 भी हो सकता है, लेकिन उससे लेट नहीं होगा, आपको 45 से 50 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कराया जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स को हम पूरी फिजिक्स को थोड़ा पढ़ना बैठे हैं, तो पूरी फिजिक्स को थोड़ा पढ़ना बैठे, ठीक है जी, ओके। अब सुनो, है ना, अच्छी बात है सर जी, यानी कि भैया जी आवेश का जो वितरण है ना, ये सर जी जो आवेश का वितरण है भैया जी वो दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का जी भैया, एक तो मैं बोलूंगा सर जी सतत आवेश वितरण, ठीक है भी महोदय जी, सतत आवेश वितरण, ठीक है भी सतत आवेश वितरण, ओके है ना, ओके, और सर जी दूसरा होता है भी हमारा असतत आवेश वितरण, ठीक है, यानी कि जब वस्तु को आवेशित किया जाए और आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। क्या अभी आप मेरी इस बात से सहमत है, हाँ या ना, भी बताएंगे जल्दी से, और भी महोदय जी सुनो भी मेरी बात को, ओके ओके, ठीक है डन, अब समझ लीजिएगा, ठीक है, ओके ठीक है, तो तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छा तुम यहाँ पर वापस आओ, अब समझो सर जी दूसरा मैं बोलूंगा जी असतत आवेश वितरण, ठीक है भी असतत आवेश वितरण, ठीक है भी महोदय जी, ओके डन, लो सर जी डन, अभी असतत आवेश वितरण, अभी आप यहाँ पर भी ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने कहा ठीक है महोदय जी, लो अभी देखो भी आगे समझेंगे सर,
सतत आवेश वितरण में 3 प्रकार का होता है। भी आप लिखेंगे महोदय जी रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। भी मैंने कहा महोदय जी ठीक है ना, अच्छी बात है, ठीक डन है जी। ओके, अब सुनिएगा भी सर जी, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? भी 3 प्रकार का होता है। भी मैंने कहा ठीक है महोदय जी, सुनो। फिर नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण, नंबर 2 सर जी रेखीय आवेश वितरण। अरे पागल वागल हो गया क्या अभी हमारा मास्टर, देख रहे हो यार, बड़ा सनीचर व्यक्ति है अभी, बेवकूफ व्यक्ति, मूर्ख प्राणी। सुनो भी ध्यान से जी, ठीक है, ओके, सुनिएगा भी बेटा जी, सुनो ध्यान से। सर सतत आवेश वितरण में कितने प्रकार का भैया जी? आप लिखेंगे महोदय जी रेखीय आवेश वितरण। मैंने कहा ठीक है, यानी कि सर जी जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, ठीक है भी, सुनना ध्यान से भी, यानी कि भैया जी जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं और आवेश उसकी लंबाई के ना, उसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। सोचना सर जी, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का, तभी मैंने बोला जी रेखीय आवेश वितरण। सर जी जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं और आवेश उसकी लंबाई पर, उस वस्तु की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, यानी कि देखो भी ऐसे, ठीक है, लो इसको मैं बोलूंगा जी क्या भैया, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा साथी में बोलूंगा जी भैया पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी कि सर जी ध्यान सुनना, जब हम किसी वस्तु को आवेशित करें और आवेश उसके पृष्ठ पर, आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो भी उसको मैं बोलूंगा जी पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण देखो जी ऐसे कुछ इस प्रकार से, भी डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। इसकी सुनो सर जी, मैंने इसको आवेशित किया सर जी, इसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया, ठीक है भाई, मैंने सर जी इस वस्तु को आवेशित किया और सर जी आवेश इस वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया, इसको मैं बोलूंगा सर जी क्या, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, डन। आप प्रश्न देखो भी ऐसा भी ले सकते हो महोदय जी, सुनो ध्यान से, मैंने कहा ठीक है जी भैया, डन। सर जी आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हुआ है, तो भी मैं इसको बोल दूंगा सर जी कितना भी, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है जी, पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है, डन है, ओके, नो प्रॉब्लम। तीसरा क्या होगा भी बताओ जल्दी से, तीसरा क्या होगा भाई? आप लिखेंगे सर जी आयतन आवेश वितरण। ठीक है भाई महोदय जी, आयतन आवेश वितरण, ठीक है भाई, आयतन आवेश वितरण, ठीक है, सी सर, डन। अब बताइएगा भाई महोदय जी आप ध्यान से, सर जी आयतन आवेश वितरण क्या होता है? सर जी आयतन आवेश वितरण देखो जी कैसे होगा, यानी कि सर जी हम किसी वस्तु को आवेशित करें और आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए। सर जी आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए, ठीक है महोदय जी, लो, ठीक है भाई, आवेश उसके संपूर्ण आयतन में भी एक समान रूप से वितरित हो जाए, ठीक है भाई, आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित, ओ माय गॉड, जी आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए, ठीक है, डन है, लो। अभी आप मेरी इस बात से सहमत है जी भैया, लो, तो मैं इसको बोलूंगा सर जी क्या, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, एक बार पहले हार्ट की इमोजी भेजेंगे भी जल्दी से, ठीक है भी, ताकि भी मैं आपको काम कवर कराता चलूं, ठीक है, ओके। अब सुनो भाई, रेखीय आवेश घनत्व महोदय जी क्या होगा, सुनो भाई, मैंने बोला भैया जी सुनो, अभी आपने बोला था सर जी इस तार पर, सपोज करो जी इस तार पर सर जी आवेश हमारा कितना जी, 20 कूलाम, कितना जी, 20 कूलाम चार्ज है, और इसकी लंबाई कितनी, 10 मीटर। सपोज करो भी 10 मीटर लंबाई का भी एक वायर है, मैंने कहा ठीक है जी, और इस पर 20 कूलाम चार्ज है ना, तो या सपोज करो 100 कूलाम, 20 मीटर लंबाई के तार पर, 20 मीटर लंबाई के तार पर सपोज करो 100 कूलाम आवेश है, तो मुझे इतना बताओ सर जी 1 मीटर लंबाई पर कितना कूलाम आवेश होगा? सर जी आप कह देंगे 10 है, 20 मीटर का, 20 मीटर के वायर पर कितना था, 200 बताया था, 100 बताया था, अच्छा 20 मीटर की लंबाई पर मैंने 100 बताया था, तो आप लिख लेंगे जी 5 कूलाम, यानी कि 20 मीटर लंबाई का हमारा एक वायर है, उस पर सर जी आवेश हमारा 100 कूलाम है, तो भैया 1 मीटर लंबाई पर कितना, 5 कूलाम आवेश होगा, इसी को हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है जी, देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, ठीक महोदय जी, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा है ना, ओके।
यानी कि भैया जी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, ओके ओके। सर जी मात्रा कितना होगा, भी आप लिखेंगे सर जी कूलाम पर मीटर, ओके। और सर जी आवेश कितना, भी देखो आवेश की बीमा होते साथी 80, भाई मैंने कहा ठीक है जी। और बटे में साथी आप लिखेंगे लंबाई के लिए भैया जी एल, मैंने कहा ठीक है जी। सर आप लिख देंगे जी कितना, भी देखो एल की पावर माइनस का 1, ठीक है जी भैया, एल की पावर माइनस का 1, और भैया जी आप लिख देंगे कितना 80, यानी कि भी एल की पावर माइनस का 1, और सर जी आप लिख देंगे भी कितना 80, ठीक है सर डन है लो, है ना। यानी कि भैया जी एल की पावर माइनस का 1 इंटू 80, ओके। यानी कि साथी पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा ना जी, ओके। तो फिर दोबारा समझो सर जी, इस तार की लंबाई मानो आप बोलेंगे भैया जी 20 मीटर है, और सर जी इस वायर पर 100 कूलाम चार्ज है, तो इतना बताओ 1 मीटर लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। सर जी आप कह देंगे जी 5 कूलाम, ठीक है, यानी कि आप 100 में 20 से भाग दे दो, ठीक है, ओके। तो यानी कि सही सुनो, पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। हमारी डेफिनेशन कंप्लीट, ठीक है, ओके। अब समझो भी आगे, सुनो जी, सुनो 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 ओके। अब एक बात सोचो, सर मैंने एक बात बोली देखो आप सभी से, भाई महोदय जी आप ध्यान सुनना, मैंने बोला ठीक है जी सर सुनो। सर जी ये हमारा एक गोला है, और सर जी इसके पृष्ठ पर जो आवेश है ना भैया वो एक समान रूप से वितरित है। अभी मैंने कहा ठीक है सर जी, इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो मैंने मान लिया भी अपने पास से 10 मीटर स्क्वायर। अब पूरे पर आवेश कितना जी 40 कूलाम है, अच्छी बात है ना। यानी कि सर जी इस पूरे पृष्ठ पर 40 कूलाम चार्ज है, और सर जी क्षेत्रफल कितना 10 मीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर कितना आवेश होगा। यानी कि सर जी 40 में आप 10 से भाग दे देंगे जी, कितना आएगा 4 कूलाम। तो इस 4 कूलाम को ही बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस 4 कूलाम को ही हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी कि पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि भैया जी सिग्मा इज इक्वल टू कितना भी क्यू अपॉन ए, ठीक महोदय जी, ओके। सर जी मात्रा कितना होगा भी देखो कूलाम आवेश का, बट्टे में सर जी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। मात्रक विमीय सूत्र बोलेंगे जी, देखो आप लिखेंगे साथी कितना जी, आवेश का होगा भी देखो हमारी बीमा 80 है ना, भी आवेश की बीमा भैया जी कितनी होगी 80, मैंने कहा ठीक है जी। और बटे में साथी आप लिख दीजिएगा भी क्षेत्रफल का एल स्क्वायर। सर जी आप ना इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो भाई माइनस में हो जाएगा, यानी कि भी एल की पावर माइनस का 2, और सर जी आप लिख देंगे भी कितना 80, ठीक है भी महोदय जी लो, सर डन है जी भैया लो डन। क्या भी आप मेरी इस बात से भी सहमत हैं जी, हाँ या ना बताएंगे जल्दी से, ठीक है जी भैया ओके सर डन है जी लो, ठीक है डन है, ओके भैया जी ठीक है डन है जी लो, ठीक है क्लियर है इतनी बात। चलो जी सर बिल्कुल सही बात है, चलो मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि भैया जी आप बोलेंगे सर जी 4 कूलाम में हमारा क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है डन। चलो भी अब जल्दी से भी आगे बढ़ेंगे साथी। आयतन आवेश घनत्व क्या है महोदय जी सुनो। सर जी हमने किसी वस्तु को आवेशित किया, और सर जी आवेश उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए। भैया जी आवेश उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए, भैया जी आवेश उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए, मैंने कहा ठीक है, इसको हम बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं सर जी प्रति एकांक आयतन में, सपोज करो भाई मैं बोलूंगा जी इसका टोटल आयतन है 30 मीटर की घात 3, और जी उस पर टोटल कितना 120 कूलाम चार्ज है। यानी कि सर जी संपूर्ण आयतन में 120 कूलाम चार्ज वितरित है, यानी कि सर जी संपूर्ण आयतन में 120 कूलाम चार्ज वितरित है, यानी कि इस पूरे के पूरे आयतन में 120 कूलाम चार्ज वितरित है। तो सर जी एकांक आयतन में आवेश कितना होगा सर जी 120 बटे 30, यानी कि सर जी आप लिखेंगे कितना भैया जी 40 कूलाम। अच्छा यानी कि महोदय जी 1 मीटर की घात 3 में, 1 मीटर की घात 3 में जो 40 कूलाम है ना, कितना भाई महोदय जी नहीं यार 4 होगा, अरे रे रे प्रभु, हे प्रभु 4 कूलाम होगा, ठीक है 4 कूलाम, ठीक है महोदय जी लो डन। यानी कि सर जी एकांक आयतन में कितना आवेश वितरित है 4 कूलाम। यानी कि सर जी सुनो, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को, ठीक है भी आवेश की मात्रा को
आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रॉ से प्रदर्शित करते हैं। और सर जी रॉ इज इक्वल टू कितना लिखेंगे जी, Q अपॉन V, यानी कि प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसको हम रॉ से प्रदर्शित करते हैं। चलो भाई मात्रा की बात करूं सर जी, आवेश का मात्रा कितना होगा जी, कूलाम बट्टे सर जी मीटर की घात 3। मैंने कहा ठीक है सर जी। आवेश की विमा कितना होगी, 80 होगी। मैंने कहा ठीक है सर जी। और बट्टे में आप लिखेंगे जी आयतन की L की पावर 3। ठीक है भाई महोदय जी, आप लिख देंगे सर जी L की पावर 3। ठीक है, डन है, ओके। अभी आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा भी, देखो L की पावर भैया जी -3 भी। मैंने कहा ठीक है। और जी आप लिख देंगे साथी कितना जी, 80। मैंने कहा ठीक है सर, डन। ठीक है जी, यानी कि भैया जी L की पावर -3 और 80 है ना सर जी, L की पावर -3 80, L की पावर -3 80। ठीक है, डन, ओके। यानी कि सर जी हमने रेखीय आवेश घनत्व भी पढ़ लिया सर जी, हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व भी पढ़ लिया, और सर जी हमने आयतन आवेश घनत्व भी पढ़ लिया है। ठीक है सर जी, डन है, ओके जी भैया। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे, अमित मास्टर हमारा थोड़ा गुस्सेबाज है ना भी। हाँ मैंने आपसे पहले ही कहा था जी, अमित मास्टर हमारे गुस्सेबाज हैं, थोड़ा सा बच के रहिएगा। ठीक है जी, अगर कह दी ना क्लास में आओ तो चुपचाप क्लास में पहुंच जाया करो। ठीक है, बाद में भैया मुझसे मत कहना। ठीक है भी, ओके। अब सर वैद्युत क्षेत्र क्या है जी, भैया वैद्युत क्षेत्र क्या है भाई सब, डन है जी, ओके, यस और नो जी। ठीक है, डन है। अच्छा भी महोदय जी, एक बच्चा कह रहा सर जी ट्रेंडिंग टॉपिक काहे नहीं करा रहे हो बेटा, एक काम करो मेरे पास आओ, मैं बहुत प्यार से तुमको समझाऊंगा। बेटा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आप फोकस करते रहो, एक एक टॉपिक आपको भी कवर होते दिखाई देगा। ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको टॉपिक कवर होते दिखाई देंगे। ठीक है, अब चुपचाप समझ लो यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो जी वैद्युत क्षेत्र कैसा, देखो जी जलेबी के चारों ओर का एक ऐसा खुशबूनुमा क्षेत्र जिसमें कोई व्यक्ति जलेबी की ओर खींचा चला जाता है या उससे दूर की ओर चला जाता है, यानी कि जलेबी की ओर खींचा चला जाता है या जलेबी से दूर चला जाता है। ठीक है भी, डन है जी, ओके। तो यानी कि भी आप लिखेंगे सर जी उस क्षेत्र को हम खुशबूनुमा क्षेत्र कहते हैं, यानी कि जलेबी के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई व्यक्ति जलेबी की ओर आकर्षित हो या जलेबी से प्रतिकर्षित हो, उसको हम जलेबी का खुशबूनुमा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, डन है जी, ओके। अभी ध्यान सुनना जी, ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र क्या होगा सर जी, किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो, उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, डन है जी, ओके। हाँ ठीक है, डन है, हाँ यस और नो जी भैया, डन है जी। देखो भैया जी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र भी कहलाता है। ठीक है महोदय जी, ओके डन। देखो भी जैसे कि मैं बताऊं आपको, देखो कैसे भी, ठीक है सर। एक बात भी फील करिएगा भाई महोदय जी, सुनो भाई, मैं बोलूंगा जी प्लस क्यू आवेश है सर जी, इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर कोई क्षेत्र होगा भी, हाँ सही बात है तो जी। इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर भैया जी कोई क्षेत्र होगा, मैंने कहा ठीक है, सही सही बात है। देखो जी लो, अच्छा यानी कि भैया जी इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर सर जी क्या होगा भी, हमारा एक क्षेत्र होगा। इसमें अगर भी मैं कोई अपने पास से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लूंगा जी है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सर जी, मैं इसको बोलता हूं परीक्षण धन परीक्षण आवेश। ये धनात्मक होता है और इसका परिमाण 1 होता है, यानी कि इसकी इकाई 1 होती है, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश है ना, ओके। अच्छा है ना, यानी क्या सर ये हमारा ये परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश। सर जी पॉजिटिव चार्ज इस वाले धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा जी, प्रतिकर्षित करेगा। यस और नो भाई से बताएंगे जल्दी से। सर जी वाला पॉजिटिव चार्ज इस धन परीक्षण आवेश को भैया जी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। हाँ सर सही बात है जी। सर ये कौन सा, ये होता है हमारा आवेश स्रोत। सर जी आवेश स्रोत यानी कि वो आवेश जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जी। ठीक है भाई, वो आवेश जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक भैया जी, वो आवेश जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वो आवेश जो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, वो आवेश जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है मोदी जी, भाई वो आवेश जो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसको हम बोलते हैं आवेश स्रोत। ठीक है बेटा ना जी, ओके। और सर जी एक दूसरा आवेश जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना, यानी कि भी एक ऐसा चार्ज जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, डन है जी, ओके भी मोदी जी सर, डन है, बहुत शानदार। ठीक है जी भैया, ठीक भी मोदी जी, ओके। अभी एक बात ध्यान सुन लीजिएगा भी,
सर मैं आवेश स्रोत अगर नेगेटिव लूँ तो, सर जी अगर भी मैं आवेश स्रोत अगर नेगेटिव ले लूँ तो, सर जी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, भाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये वाला परीक्षण उसको आवेश स्रोत कैसे करेगा जी, अपनी ओर आकर्षित करेगा। सोचो ये आवेश स्रोत इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा जी, आकर्षित करेगा। ठीक भी महोदय जी, लो डन है जी, भाई सब डन है जी भैया, ओके साथी डन, ठीक है जी क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा ठीक है, यस और नो, हाँ सर जी ये वाली बात भी हमको बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है डन है, ठीक है जी भैया, ओके लो जी सर डन, यानी कि हमारा एफ वेक्टर इधर है, ठीक है। हाँ यानी कि सर जी देखो, आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को वो आवेश आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। देखो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखो जी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या तो प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है डन है जी, ओके। अभी आप यहां पर ध्यान से देखो जी, आगे देखिएगा भी महोदय जी, सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सर जी बताएंगे जल्दी से, डन है। देखो भाई मैंने बोला भैया महोदय जी ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि भी आवेश स्रोत है, ठीक है भाई महोदय जी, सर ये क्या भी हमारा आवेश स्रोत है। सर जी इस आवेश स्रोत से भी मैं इस आवेश स्रोत से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान पता करना चाहता हूं जी, यानी कि भी इतनी दूरी पर, सपोज करो भी इतनी दूरी पर, तो मैं मान लूंगा जी यहाँ पर हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक भी महोदय जी, यानी कि भी हमारा यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। सर जी इस पर क्या लगेगा जी, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। मैंने कहा भी ठीक है महोदय जी सुनो, हाँ या फिर भी मैं आप सभी से एक बात बड़ी प्यारी सी बोलूंगा, ध्यान से सुनना जी मेरी बात को भी, ठीक है ओके सुनो जी। सर आवेश स्रोत अगर भी हमारा निगेटिव हो तो, ए भैया जी आवेश स्रोत अगर भी हमारा निगेटिव हो तो सर जी यहाँ पर बल किस डायरेक्शन में लगेगा, भाई साहब बताएंगे जल्दी से। भाई महोदय जी यहाँ पर भी बल आपको किस डायरेक्शन में दिखाई देगा, यानी कि इस डायरेक्शन में भी आपको बल दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि भैया जी आपको भी इस डायरेक्शन में बल दिखाई देगा, ओके भैया जी महोदय जी लुटन, ठीक है। अब यानी कि भी मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। सर जी आप धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान लिखो, ठीक है भाई, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान लिखो। मैंने कहा ठीक है। सर जी आप परीक्षण आवेश के परिमाण से भाग लगाओ एफ में, ठीक है जी। भाई धन परीक्षण आवेश पर, भैया जी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ओके, बटे में परीक्षण आवेश का परिमाण इज इक्वल टू क्या होता है भैया जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक भी महोदय जी, ओके सर डन। यानी कि भैया जी E इज इक्वल टू कितना बोल देंगे जी आप, एफ अपॉन क्यू नोट, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, ठीक है डन है जी, ओके। अच्छा भी अगर भी मैं आपसे भी बोलूं भैया इसको आप सदिश रूप में लिखिए तो, भैया जी अगर भी मैं आपसे बोलूं भाई इसको सदिश रूप में लिखो तो कैसे लिखेंगे, बताओ जल्दी से। भैया जी आप भी देखो इसको भी सदिश रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो जी भैया सदिश रूप में, ठीक है ओके जी, सदिश रूप में, ठीक है ओके। तो जी आप लिख दीजिएगा भैया ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बटे सर जी कितना भी क्यू नोट। अब तुम कहोगे सर जी ऐसा काहे लिखा, क्योंकि भैया बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है जी, भाई बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना, यानी कि भैया जी बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है महोदय जी, हाँ यानी कि भैया जी बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो मैं भी इनको देखो थोड़ा सा यहाँ मैनेज कर देता हूँ जी, ताकि भी आप डेफिनेशन को बहुत ईजिली समझ पाओ, ठीक है जी, ठीक है भैया महोदय जी डन है जी भैया, नो प्रॉब्लम भैया जी महोदय जी सर डन लो, ठीक सर जी डन है जी, हाँ अब देखो भी ध्यान से जी मेरी बात को, ठीक है ओके। यानी कि सर जी देखो प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले, सर जी प्रति एकांक मतलब एकांक आवेश पर, यानी कि जिसका परिमाण कितना हो जी एक, ठीक है भी महोदय जी सर डन है जी, इतनी बात भी क्लियर है जी, ठीक डन है ओके, ठीक है बात क्लियर, हाँ बात भी क्लियर हुई जी। देखो प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चेक करो ना यार यहाँ पर, अगर मैं इस क्यू नोट का मान 1 मानूं, यानी कि इसका परिमाण 1 मानूंगा यार, सीधी सीधी बात है इसका परिमाण 1 ही होता है यार, धन परीक्षण आवेश का परिमाण 1 होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। सुंदरी थैंक यू सो मच, थोड़ा दिमाग लगा लो इस पर, कमेंट मत कर देना भूल से कोई भी, ठीक है।
बेटा ये क्रैश कोर्स है ना, और इस क्रैश कोर्स में हमें चीजें भैया जल्दी से कवर करनी है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को मेरी, ठीक है, ओके। यानी कि सर जी ये हमारा स्रोत आवेश है भैया जी, स्रोत आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैंने कहा ठीक है सर जी, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करना है। तो सर जी इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर ये वाला आवेश भैया जी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और अगर आवेश स्रोत हमारा नेगेटिव हो तो सर जी ये आवेश स्रोत नेगेटिव जो है वो इस धन परीक्षण आवेश पर आकर्षण बल लगाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो आप कुछ मत करो सर जी, आप बल के परिमाण में आप आवेश के परिमाण से भाग लगा दो, आपको उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। सदिश रूप की अगर मैं बात करूं तो सर जी ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बटे क्यू नोट। बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है भैया, ओके। तो महोदय जी आप भी बोलेंगे साथी भी कैसी राशि है भैया जी, देखो भैया सदिश राशि है जी भाई साहब, ओके डन है जी, है ना महोदय जी, डन, हाँ है ना, यानी कि सर जी कैसी राशि है भी, ये सदिश राशि है जी सर, हाँ डन है ना भी, डन है जी, हाँ। यानी कि क्यू नोट की जगह अगर आप 1 मानेंगे, ध्यान से समझो भी, अगर आप क्यू नोट की जगह भी 1 मानेंगे, ठीक है डन है जी, ओके। भी आप देखेंगे जी ई जो है वो एफ के ठीक बराबर है, ई जो है भैया जी वो एफ के ठीक बराबर है, ओके। तो जी मात्रक क्या होगा भी, देखो बल का मात्रक न्यूटन बटे में सर जी आवेश का मात्रक कितना जी कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। तो जी इस ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी जी, एफ वेक्टर की दिशा ही ई वेक्टर की दिशा होगी, ठीक है भैया जी, एफ वेक्टर की दिशा ही ई वेक्टर की दिशा होगी, ठीक है डन, ओके। यानी कि भैया जी एफ वेक्टर की दिशा ही ई वेक्टर की दिशा होगी जी भैया, लो ठीक, अच्छी बात है, यानी कि सर जी एफ वेक्टर की दिशा ही ई वेक्टर की दिशा होगी, ठीक है डन है जी, हाँ। सर जी बिम्मीय सूत्र क्या होगा, देखो भी बल का डायमेंशनल फॉर्मूला सर जी एम एल टी माइनस का 2, सुनना भी ध्यान से जी, भी फील करना, ठीक है, सुनो सर जी आप भी लिखेंगे जी ई का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि भी ई का डी एफ, जी एफ ने डी एफ, ठीक है भी, ओके। तुम्हारा ध्यान तो कहीं हो रहा था ना, अच्छा सुनिएगा जी, ठीक डन है जी, ओके भाई सब समझेंगे जी, अब समझो भाई, देखो भैया जी महोदय जी आप लिखेंगे बल का फॉर्मूला भी आप लिख देना सर जी, देखो भी एम एल टी माइनस का 2, ठीक है डन। और भाई साहब ध्यान सुन लीजिएगा, देखो बट्टे में आप लिख देंगे कितना भाई, आप बट्टे में कितना लिखेंगे साथी, 80, यानी कि भी आप इसकी बीमारी कितना भी 80। मैंने कहा ठीक है सर डन। तो जी अब देखो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, देखो भी आप लिखेंगे महोदय जी एम, मैंने कहा ठीक है, तो जी आप लिखेंगे भी एल, ठीक है, और टी की पावर माइनस का कितना जी 3, तो जी ए की पावर कितना भी माइनस का 1, चेक कर लो भी जल्दी से, यानी कि भैया जी एम एल टी माइनस का 2, ठीक है भी, ओके जी, हाँ ओके डन है जी, ओके ठीक है डन है जी, अच्छा है ना। यानी कि ई का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि भैया जी बल का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस का 2, ठीक है जी, बटे में साथी आप कितना लिख देंगे जी 80, यानी कि महोदय जी एम एल टी माइनस का 3 और सर जी ए की पावर माइनस का 1। तो यानी कि भी अब आप भी यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा भाई महोदय जी, देखो क्या लिखेंगे जी सर एम, ठीक है भी ओके, एल टी की पावर माइनस का 3 और भैया जी आप लिख देंगे महोदय जी ए की पावर माइनस का कितना जी 1। क्या भी आप मेरी बात से सहमत हैं जी भैया, क्लियर है भी इतनी बात, ठीक है भी ओके, चलो आगे बढ़ जाता हूँ जी, है ना, चलेंगे भी, देखो आगे भाई इस क्वेश्चन को करना भी ध्यान से जी, मेरी बात को सुनना ध्यान से, ओके जी सर लोडन है जी सर, सुनिएगा भी ध्यान से। एक अल्फा कण सर जी इतने न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान, यानी सर जी देखो अल्फा कण की बात भी कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना जी, ओके। सर जी देखो भी ई कितना दिया गया अभी आपको, 15 गुणा भैया 10 की घात 4 लिख देंगे महोदय जी, और भी मात्रा कितना होगा महोदय जी न्यूटन पर कूलाम, ठीक है सर जी डन है, ओके। अभी आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सर जी क्यों, यानी कि अल्फा कण पर आवेश का मान कितना 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का भी 19 कूलाम, मैंने कहा ठीक है। सर जी एफ आपसे पूछा गया है, सर जी यहाँ पर सोचिएगा भी कितना होगा सर जी, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है जी भैया, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो सर मुझे यहाँ से किसका मान निकालना, भी बल का मान निकालना है, किसका मान निकालना, बल का मान। तो देखो जी 15 गुणा भैया 10 की घात 4 लिख दूंगा महोदय जी, बराबर साथी कितना बल आपको पता करना होगा, बटे में साथी आवेश कितना होगा जी 3.2 मल्टीप्लाई महोदय जी आप लिख दीजिएगा 10 की घात 22 माइनस का 19 कूलाम, ठीक है ओके। सर जी हमें निकालना भी किसका मान, भी बल का मान, देखो फिर 15 चौका नहीं 15 दूनी 30, मैं हासिल होगा 3, फिर 15 दूनी 30 हासिल होगा कितना जी 3, 15 थे 45 और 3 कितना जी 48। ओके पावर कितनी मैनेज करेंगे जी,
भाई 10 की घात वैसे -15 और एक संख्या से पहले पॉइंट, यानी कि फाइनली आपका आंसर आएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर, यहाँ पर +1 करेंगे यानी कि -14 और सर जी मात्रा कितना न्यूटन, लो डन। यानी कि भी 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -14 किस किस साथी का भी आंसर आ गया है, जल्दी बताएंगे एक बार सभी साथी बताएंगे भी साथी जल्दी से एक बार भी। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -14 न्यूटन भी हमारा आंसर होगा, जल्दी बताएंगे भाई, हाँ या ना बताएंगे जल्दी से, ठीक है जी भाई, क्लियर है भाई साहब, बताएंगे भी जल्दी से, क्लियर है इतनी बात, ओके नो प्रॉब्लम जी, डन, ठीक है क्लियर जी, ओके चलो जी मैं आपको भी कंटिन्यू कराता हूँ जी आगे का टॉपिक, ठीक है डन। आ जाओ भैया यहाँ पर, तो जी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी भाई साहब, बताएंगे जल्दी से है ना। अच्छा भैया जी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी जी, सोचो। तो जी आप लिख दीजिएगा, देखो +Q, मैंने कहा ठीक है जी। और सर जी यहाँ से स्मॉल r दूरी पर भी मुझे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, मैंने कहा ठीक है जी, ओके। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि सर जी देखो हमारे यहाँ पर जी पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कहा ठीक है जी, मुझे इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो सर जी मैं एक काम करूंगा, अभी ध्यान से सुनना जी, मैं यहाँ पर भी एक परीक्षण आवेश Q0 मान लेता हूँ जी। भाई मैंने मान लिया सर जी बिंदु P पर, देखो जी इस बिंदु P पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पसंद करूंगा जी, ठीक है। मैं इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पसंद कर रहा हूं, मैं ये मान लेता हूं कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है, मैं ये मान लेता हूं जी बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है जी सर, नो प्रॉब्लम जी, अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से जी, मैंने कहा ठीक है तो जी, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला बल किस डायरेक्शन में होगा भैया जी, दूर की ओर होगा, हाँ भाई मैंने कहा ठीक है जी। और सर जी इस बल की दिशा को ही हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा कह देंगे, इस बल की दिशा को ही हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा कह देंगे, अच्छी बात है भाई महोदय जी। सुनो सुनो जी भैया, कूलाम के नियम से बताएंगे साथी, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल, इन दोनों के बीच लगने वाला बल, ठीक है जी, कूलाम के नियम से, ठीक भी महोदय जी, डन है जी, ओके। यानी कि सर जी ध्यान सुनना जी, कूलाम के भी नियम से, ठीक है। यानी कि सर जी आप लिख दीजिएगा, देखो F इज इक्वल टू भैया जी महोदय जी आप लिखना जी 1/4πε0, मैंने कहा ठीक है। Q इंटू Q0 लिखेंगे जी, ठीक है भी, और बट्टे में साथी आप लिख दीजिएगा कितना भी R², यानी कि सर जी 1/4πε0 Q0 अपॉन R², सर जी Q0 को इधर लेकर के आओ, यानी कि भैया जी F अपॉन कितना Q0, मैंने कहा ठीक है जी बराबर सर जी कितना भी 1/4πε0, ओके। अब भैया आप लिख दीजिएगा कितना Q अपॉन R², ठीक है डन। सर जी F अपॉन Q0 कितना होता है भाई साहब, बताएंगे जल्दी से भी। F अपॉन Q0 होता है सर जी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भी। F अपॉन Q0 सर जी कितना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है जी भैया, F अपॉन Q0 सर जी कितना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भाई। F अपॉन Q0 सर जी कितना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, यानी कि जी आप लिख दीजिएगा साथी कितना भी E, ठीक है। यानी कि भी महोदय जी आप लिख दीजिएगा भी, देखो E इज इक्वल टू सर जी कितना लिखेंगे जी 1/4πε0, और जी भैया कितना Q अपॉन R², ठीक है डन। यानी कि सर जी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। अच्छा और सर जी जो E है ना वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि सर जी दूरी के बढ़ने के साथ साथ E का मान कम होगा, ठीक है। यानी कि भैया जी दूरी के बढ़ने के साथ साथ E का मान कम होगा, ठीक है। यानी कि भी दूरी के बढ़ने के साथ साथ E का मान भी महोदय जी क्या होगा, कम होगा ठीक है। हाँ सर जी दूरी के बढ़ने के साथ साथ भैया जी E का मान भी क्या होगा, कम होगा, मैंने कहा ठीक है जी सर डन। अभी आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा जी, देखो भी सदिश रूप में लिखूंगा, भी सदिश रूप में, ठीक है भी महोदय जी सदिश रूप में, ठीक है सर डन। लो भैया जी सदिश रूप में भी आप कैसे लिखेंगे जी भाई साहब, ध्यान से समझना, मैंने कहा ठीक है जी सर। लो भी आप लिखेंगे भैया E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, ओके, ठीक है जी 1/4πε0, और Q अपॉन कितना जी R², और सर जी R कैप लिख देंगे भैया जी, R कैप यानी कि एकांक सदिश, सर जी R कैप यानी कि एकांक सदिश, एकांक सदिश डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भी। एकांक सदिश महोदय जी दिशा को बताता है, तो E वेक्टर इज इक्वल टू भैया जी 1/4πε0, ठीक है ओके। तो जी कितना लिखेंगे भी Q अपॉन R²। अच्छा एक बात भी मैं आपको बता दूं भी, R कैप इज इक्वल टू होता है महोदय जी R वेक्टर बटे सर जी मॉडुलस ऑफ R वेक्टर, ठीक है भी। R वेक्टर बटे भैया जी मॉडुलस ऑफ R वेक्टर, यानी कि ओनली R लिख दो, मर्जी की बात है, ठीक है ओके। तो भी मैं इस वाले मान को भी आपको भी कहाँ पर रखवाऊँ जी, देखो यहाँ पर रख दो जी सर, R वेक्टर बटे भी महोदय जी आप लिखेंगे R,
यानी कि भी आप साथी लिख देंगे जी, देखो भाई कितना E इज इक्वल टू 1/4πε0, ओके। और सर जी कितना भी Q और R वेक्टर बटे भैया जी आप लिख देना भी R⁻3, यानी कि भी हमारा सदिश रूप है। ठीक है, यानी कि भी ये हमारा क्या भी सदिश रूप है। ठीक है, डन है जी, ओके, क्लियर है जी। हाँ, अब कुछ बच्चों ने वेक्टर ही ना पढ़ा हो तो सोचते होंगे यार ये मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता, जैसे अभी एक बच्चा कमेंट कर रहा था। फर्नीचर दिमाग है तुम्हारे पास, ठीक है, उतनी मेहनत करी तुमने अभी तक, ठीक है। एक बच्चा मुझे अभी आकर के कह रहा था जी आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, तुम्हें वेक्टर पता है क्या बे? अब तुम्हें वेक्टर ही नहीं पता तो तुम कहोगे सर जी अच्छा नहीं पढ़ाते, है ना। बेटा खुद के पास दिमाग होना चाहिए। क्या खुद ने आपसे यानी कि आपने खुद से मेहनत करी है, बताओ? आपने खुद से मेहनत नहीं करी ना, उसके बाद तुम बकवास कर देते हो। बेटा चुपचाप जैसा पढ़ाया जा रहा है ना, आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फोकस करो। आपको जो चीज समझ में आए सर जी उसको पूछो, सर जी ये चीज समझाओ, तुम्हारा भाई है उसके लिए, तुम्हारा भैया है उसके लिए आप पूछो, सर जी ये कैसे आया, है ना। बोलते ना कैसे बनी रे कैसे बनी टमाटर बिना चटनी कैसे बनी, तो गाना तो तुम गा देते हो लेकिन पूछो। ठीक है जी, भाई साहब बताएंगे जल्दी से, डन है जी, ओके। सर जी कोई नहीं कह रहा होगा, हाँ कोई नहीं कह रहा, लेकिन मैंने बोल दिया ना खुद से मजे मजे में, ठीक है ना भी। हाँ कोई नहीं कह रहा, ठीक है, बट मैंने बोल दिया ना मजे मजे में, थोड़ा सा फनी करना था इसलिए मैंने खुद से अपनी बात बना दी, बहानेबाजी, ठीक है, ओके। सर जी बहाना यानी कि हंसी मजाक के लिए अपनी बुराई कौन करता है, क्योंकि मैं कर लेता हूँ, हम पागल हैं इसलिए, ठीक है, ओके, ठीक है जी। अच्छा, यानी कि सर जी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर। अगर मैं बात करूं सर जी नेगेटिव चार्ज की, तो सर जी नेगेटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर। सुनो रे, तुम्हें मेरी होने वाली वाइफ की कसम, सुनो रे, तुम्हें मेरे होने वाली वाइफ की कसम, ठीक है जी। बहुत शानदार तरीके से आप मेहनत करना, ठीक है जी। और अगर तुमने नहीं करी ना, तो समझ जाओ मेरी जीवन में शादी नहीं हो पाएगी, और तुम उस दुख से उसका जिम्मेदार केवल तुम होंगे। ठीक है, आ जाओ सर जी, ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कहा ठीक है जी। सर जी मुझे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता करनी है। सर जी कैसे, दूर की ओर, मैंने कहा ठीक है जी, लो वैसे डन। यानी कि सर जी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर, ठीक है, डन है। सर जी नेगेटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर, ठीक है भी महोदय जी। फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी भीतर की ओर, मैंने कहा ठीक है, लो डन। ठीक भाई सब डन है जी, ओके। बिंदु पी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या था जी, हमारा भी नोट था बहुत प्यारा सा, ठीक है सर जी, डन है, ओके, लो भैया जी डन, ठीक है डन। क्लियर अभी इतनी बात जी। यानी कि सर जी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है जी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है। लेकिन सर जी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर होती है। मैंने कहा ठीक है सर जी, ओके डन। आज के लिए इतना काम काफी है। ट्रेंडिंग टॉपिक आप चेक करिएगा, कवर होते चल रहे हैं, टिक 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 करते चलना, ठीक है। कल साथी बहुत शानदार से भी क्लास करेंगे, कल साथी भी मैं आपको बहुत शानदार से डेरिवेशन कराऊंगा। अभी जरूर ध्यान रख लीजिएगा भी, मैं आ रहा हूँ जैथरा, पहले आऊँगा भी जैथरा, उसके बाद आऊँगा भी मैं एटा, खास एटा में। और जो भी साथी भी मिलना चाहता है बिल्कुल मिलिएगा, है ना। और मिलता हूँ साथी फिर मैं आपसे बहुत बहुत शानदार सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार और धन्यवाद।